सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ और क्वेश्चन और आंसर देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको एक प्रोग्राम बताना है जो सिमुलेट करेगा ऑपरेशन जो साइंटिफिक कैलकुलेटर में होने वाले हैं। आपको एक डीएफडी बनानी है, तो डीएफडी का मैं प्रारूप बता देता हूँ, इसको और एग्जेम्प्लीफाई करिएगा। तो उस तरीके से बनेगी कि आपको लेवल 0 जिसे हम कह रहे हैं, ये लेवल 1 है, तो लेवल 0 डीएफडी जो है, इसमें आप केवल अपना सिस्टम का नाम लिखेंगे, कौन सा इनपुट होगा और क्या आउटपुट होगा, बस इतना लिखेंगे। उसके बाद आप और साइंटिफिक कैलकुलेटर में जैसे आप क्या करना चाहते हैं, लॉग निकालना चाहते हैं, एक्सपोनेंशियल निकालना चाहते हैं, एक्स की पावर वाई निकालना चाहते हैं, वो सब यहाँ लिखेंगे और एक एक करके एग्जेम्प्लीफाई करेंगे। इस तरीके से डीएफडी बनता है। डीएफडी को कहते हैं डेटा फ्लो डायग्राम, और जो डीएफडी है डेटा फ्लो डायग्राम में, इसमें जो 0 लेवल होता है उसे हम कॉन्टेक्स्ट फ्री डायग्राम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फंक्शन पॉइंट क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस बतानी है, और फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स क्या है। तो फंक्शन पॉइंट, ये देखिए होता क्या है कि अलग अलग तरीके हैं आपके एस्टिमेट करने के लिए, जो एफर्ट लगने वाला है, जो कॉस्ट लगने वाली है। तो फंक्शन पॉइंट भी एक तरीका है लाइन ऑफ कोड्स। फंक्शन पॉइंट ये मेजर करता है कि आप कितनी फंक्शनलिटी यूजर को देने वाले हैं, जो उसकी रिक्वेस्ट आई और आप क्या उसको रिटर्न में देने वाले हैं। तो ये बेसिकली फंक्शनलिटी डिलीवर्ड होती है, लाइन ऑफ कोड नहीं, कितनी फंक्शनलिटी आप डिलीवर कर रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है इसमें। तो जैसे सोर्स मॉड्यूल फाइल, ये तरीका जो है लाइन ऑफ कोड का, सोर्स मॉड्यूल फाइल का, ये भी तरीका है, लेकिन फंक्शन पॉइंट भी एक तरीका है। फायदा क्या है इसका फायदा ये है कि जो टेक्नोलॉजी है ये वाली फंक्शन पॉइंट, ये इंडिपेंडेंट, लाइन ऑफ कोड तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिपेंडेंट हो गई, लेकिन फंक्शन जो है वो इंडिपेंडेंट है, वो उसका किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से वास्ता इतना नहीं है, यानी कि उसका दोनों अलग चीज है। इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शन पॉइंट का? फंक्शन पॉइंट की इंपॉर्टेंस ये है कि ये एक इंडिपेंडेंट है लैंग्वेज टूल से, और जो भी आप मेथोलॉजी यूज करना चाह रहे हैं इंप्लीमेंटेशन के लिए, उससे इंडिपेंडेंट है। और आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और डिजाइन स्पेसिफिकेशन से भी एस्टिमेशन कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपको बहुत आगे तक जाने की जरूरत नहीं जब तक पूरा प्रोग्राम बन जाए, आप स्पेसिफिकेशन डिजाइन से भी आप फंक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं। और जो स्टेटमेंट ऑफ रिक्वेस्ट है, जो एसआरएस है, जो रिक्वेस्ट है, उससे ये डायरेक्टली लिंक्ड है। फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स की बात करें तो फंक्शन ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर मैट्रिक्स ये मेजर करती है जो फंक्शनलिटी आप डिलीवर कर रहे हैं, उसकी नॉर्मलाइज्ड वैल्यू। तो फंक्शन ओरिएंटेड मैट्रिक्स, जिसको पहले प्रपोज किया था एल्ब्रेक्ट साहब ने, जिन्होंने कहा कि जो फंक्शन पॉइंट है वो मेजर होगा। फंक्शन पॉइंट ये हम डिराइव करते हैं, एम्पिरिकल रिलेशनशिप है, जितने काउंटेबल मेजर है सॉफ्टवेयर इंफॉर्मेशन डोमेन के, और असेसमेंट हम करते हैं इसके बाद सॉफ्टवेयर कॉम्प्लेक्सिटी का। तो अब आपको बताना है बेसिक इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल और इसके और सोफिस्टिकेटेड वर्जन। तो बेसिक इंफॉर्मेशन फ्लो मॉडल, जिसे हम फ्लो इंडेक्स भी कहते हैं, इसको, ये इंफॉर्मेशन फ्लो मैट्रिक्स है। ये आप जो कंपोनेंट है सॉफ्टवेयर डिजाइन के लिए यूज करते हैं। जैसे कोई कंपोनेंट ए है तो उसके 3 मेजर हो सकते हैं, फैन इन, फैन आउट, और जो तीसरा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन फ्लो इंडेक्स, इसी के बारे में बात चल रही है। तो एक मॉड्यूल होता है जिसमें कितने इनपुट आए हुए हैं, मतलब कौन कौन इसको बुला रहा है, ये मॉड्यूल किस किस को बुला रहा है। तो मान लीजिए 4 इसका फैन इन हो गया, 3 इसका फैन आउट हो गया। फैन इन और फैन आउट को मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका स्क्वायर कर दीजिए, ये आपका क्या आ जाएगा, इंफॉर्मेशन फ्लो इंडेक्स। इस तरीके से ये आईएफ मॉडल है, ये डिफर करता है बेसिक मॉडल फैन इन फैन आउट के हिसाब से। तो अगर कोई कंपोनेंट है, मान लीजिए ए, तो ए है कितने कंपोनेंट्स जो ए को कॉल कर रहे हैं, बी है वो नंबर है द नंबर ऑफ पैरामीटर पास टू ए फ्रॉम कंपोनेंट्स हायर इन हायरार्की, यानी कि कितने पैरामीटर्स पास हो रहे हैं ए को जो इसके ऊपर लेवल पे, हायरार्की के ऊपर लेवल पर जो मॉड्यूल है। सी का मतलब है वो नंबर जो पैरामीटर पास हो रहे हैं ए को जो उसके लोअर हायरार्की में है। डी है जो नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट्स रेड बाय कंपोनेंट है, कितने डेटा एलिमेंट्स ए रीड करता है। तो फाइनल कितना हो गया, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। इसी तरीके से आप ई एफ जी एच को कंप्यूट करिए। ई का है कितने कंपोनेंट कॉल ए कर रहा है, कितने नंबर ऑफ पैरामीटर पास ए कर रहा है जो उसके ऊपर है, यानी कि अगर ए यहाँ है, इसके ऊपर यहाँ पर है, दूसरे मॉड्यूल यहाँ पर ये है, तो कितने को पास कर रहा है, कितने नीचे को पास कर रहा है, वो जी हो जाएगा। और कितने नंबर ऑफ डेटा एलिमेंट जो ए राइट कर रहा है, ए कितने राइट कर रहा है, वो आपका ई प्लस एफ प्लस जी प्लस एच। तो ये तरीका हम अपनाते हैं फैन इन फैन आउट का, और फिर उनको मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर देते हैं। आपको कोकोमो मॉडल एक्सप्लेन करना है इक्वेशन के साथ, और जो एट्रीब्यूट्स हैं कॉस्ट ड्राइवर की जो हम यूज करते हैं कोकोमो मॉडल में। तो कोकोमो, जैसे मैंने बताया आपको पहले भी, हम काफी डिस्कस कर चुके हैं, ये कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल है।
जो एम्पेरिकल मॉडल, ये मॉडल कहाँ से आया? ये प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस, जितने प्रोजेक्ट बन चुके हैं उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से, चाहे वो छोटे प्रोजेक्ट हो, चाहे मंझोले प्रोजेक्ट हो, चाहे वो लार्ज प्रोजेक्ट हो। जो डॉक्यूमेंटेड इंडिपेंडेंट मॉडल, ऐसा वेल डॉक्यूमेंटेड इंडिपेंडेंट मॉडल है ये आपका कोकोमो, जो किसी स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर वेंडर से टाइड नहीं है। और एक हिस्ट्री है कोकोमो मॉडल की। जो इनिशियल वर्जन आया 1981 में, इसको हम कोकोमो बोलते हैं। उसके बाद कोकोमो 2 आया। अब कोकोमो 2 में क्या चीज चेंज है? ये कोकोमो 2 में टेक्स इनटू अकाउंट डिफरेंट अप्रोचेस टू सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड रीयूज। इसका मतलब ये है कि कोको में जो बेसिक मॉडल था उसके अलावा क्या अप्रोच आप अपना रहे हैं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए, क्या रीयूज है, और भी चीजें इसमें इंक्लूड हो जाती हैं। तो कौन कौन से आपके एट्रीब्यूट है कॉस्ट ड्राइवर जो आप कोकोमो मॉडल में लेते हैं? आपके फिजिकल एट्रीब्यूट्स हैं, आपके कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स हैं, पर्सनल एट्रीब्यूट्स हैं, प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट्स हैं। फिजिकल एट्रीब्यूट में वो है जो कंसर्न है, वो कैरेक्टरिस्टिक्स जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट के साथ रिलेटेड है। कंप्यूटर एट्रीब्यूट का मतलब ये है कि जो हार्डवेयर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड है, यानी कि किस तरीके से आप हार्डवेयर की क्या प्रोडक्टिविटी होगी, हार्डवेयर का कितना चाहिए आपको, बढ़ाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, कितने कंप्यूटर एट्रीब्यूट्स है। पर्सनल का लोगों से रिलेशन है, कितना एक्सपीरियंस है लोगों में, कितना वो सीखे हुए हैं, कितना कम एक्सपीरियंस है। प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट की बात करें तो क्या शेड्यूल है, क्या टाइम आपके पास है, कौन कौन से केस टूल्स आप अवेलेबल हैं, कौन सी प्रोग्रामिंग प्रैक्टिसेस कर रहे हैं। तो फिजिकल एट्रीब्यूट, कंप्यूटर एट्रीब्यूट, पर्सनल एट्रीब्यूट और प्रोजेक्ट एट्रीब्यूट। डेटा बाइंडिंग क्या होती है? डेटा बाइंडिंग एक मैट्रिक्स जो अटेम्प्ट करती है कैप्चर करने के लिए मॉड्यूल लेवल कॉन्सेप्ट ऑफ कपलिंग, जिसे हम डेटा बाइंडिंग कहते हैं। मैट्रिक्स जिसका ये काम है कि जो मॉड्यूल लेवल पे कपलिंग है उसको जानना, वो डेटा बाइंडिंग है। डेटा बाइंडिंग एक ऐसा मेजर है जो क्या कैप्चर करता है? डेटा इंटरेक्शन, अलग अलग पोर्शन सॉफ्टवेयर सिस्टम के बीच में डेटा इंटरेक्शन क्या हो रहा है। या दूसरे शब्दों में कहें तो डेटा बाइंडिंग ये जानने की कोशिश करती है कि कितना स्ट्रांगली अलग अलग मॉड्यूल एक सिस्टम के कपल्ड है, कितनी कपलिंग है उनके बीच में। कोहेजन और कपलिंग बताइए सुटेबल एग्जांपल के साथ। एक मॉड्यूल है, इसका काम है, मैं एक एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आपके स्कूल में कंप्यूटर टीचर है, उन कंप्यूटर टीचर का काम है आपको पढ़ाना। अभी कंप्यूटर टीचर आपकी एक कंप्यूटर लैब है, उसको भी देखते हैं, सारे सिस्टम खराब होते हैं उनको भी ठीक करते हैं। स्कूल में अगर कंप्यूटर सिस्टम खरीदना है तो उसके लिए भी ये काम करते हैं, और स्कूल में कंप्यूटर से रिलेटेड चीजें उस पर काम कर रहे हैं, तो बिल्कुल ठीक है। कंप्यूटर साइंस के टीचर है, कंप्यूटर में इन्वॉल्वमेंट है। अब ये कंप्यूटर टीचर है, अब इनको आपने लगा दिया कि लाइब्रेरी भी आप देख लीजिए, इनको आपने लगा दिया कि आप थोड़ा सा एक काम करिए, फिजिक्स का प्रैक्टिकल हो रहा है, इसको देख लीजिए। तो ये साहब जो इनका काम है उसको कर रहे हैं, जितने अच्छे से कर रहे हैं, जो इनको काम जो इनकी नॉलेज है, जो इनका काम है, उसको हम कहते हैं कोहेजन। जितना कोहेजन अच्छा होगा उतना अच्छा है। लेकिन जहां आपने इन साहब को काम दे दिया, जो फिजिक्स वाले सर हैं उनका लैब देने के लिए कह दिया, तो ये साहब पढ़ाते हैं, ये लैब में भी आते हैं, ये साहब जो कंप्यूटर टीचर ये भी इस लैब में आ रहे हैं, ये भी थोड़ा बहुत इसमें काम कर रहे हैं, तो इनके बीच में कपलिंग हो गई। ये जो कपलिंग है, दिस कपलिंग इज नॉट गुड। तो कपलिंग का मतलब ये होता है कि जो स्ट्रेंथ है रिलेशनशिप का, डिफरेंट मॉड्यूल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, जो इंटरडिपेंडेंस है मॉड्यूल का, अलग अलग मॉड्यूल्स का। तो कपलिंग ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कितनी स्ट्रांगली ये मॉड्यूल आपस में इंटरकनेक्टेड है। कोहेजन का मतलब ये है कि किस तरीके से एक मॉड्यूल के अंदर एलिमेंट्स आपस में फंक्शनल स्ट्रेंथ है उनमें, यानी किस तरीके से इंटर एलिमेंट बाइंड है एक दूसरे से, कितने अच्छे तरीके से। अब आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स बताने हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप यूज करते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में आप यूज करते हैं, उसमें ऑब्जेक्ट है, उसमें क्लास है, और भी आएंगे। तो ऑब्जेक्ट वो चीज है जो रियल वर्ल्ड में आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, छू सकते हैं। हर एक ऑब्जेक्ट की एक पिक्यूलियर कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, डिस्टिंक्शन होता है, जिससे आप उसे रिकॉग्नाइज भी कर सकते हैं, उसे क्लासिफाई भी कर सकते हैं। इसलिए ऑब्जेक्ट्स की क्लास बनती है। हर ऑब्जेक्ट की कोई ना कोई एट्रीब्यूट्स भी होंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स भी होंगी, बिहेवियर भी होगा। तो उसके एक्शन और मेथड्स एक ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होंगे। क्लास की बात करें तो क्लास एनकैप्सुलेट करता है इस डेटा को और प्रोसीजरल एब्स्ट्रैक्शन को, जो एक ऑब्जेक्ट की कंटेंट और बिहेवियर को डिफाइन करेंगे। ये ऑब्जेक्ट क्या है? रियल वर्ल्ड एंटिटी है। तो क्लास एक जनरलाइज डिस्क्रिप्शन है, एक ब्लूप्रिंट है जिसके द्वारा ऑब्जेक्ट बनाए जाएंगे और वो ऑब्जेक्ट की चीजों को रिफ्लेक्ट करेगा।
इनकैप्सुलेशन मतलब ये होता है कि आप किस तरीके से हाइड कर सकते हैं, इनकैप्सुल कर सकते हैं डेटा और प्रोग्राम को, यानी कि यूजर अंदर की चीजें ना देखे, उसको जानने की जरूरत ही नहीं है, केवल वो ऑब्जेक्ट को ले, ऑब्जेक्ट से वो फंक्शन को कॉल करे, ऑब्जेक्ट से वो इंटरेक्ट करे। तो ये जो हाइडिंग है डिटेल की एक ऑब्जेक्ट की दूसरे ऑब्जेक्ट से, इसे हम इनकैप्सुलेशन कहते हैं। इनहेरिटेंस क्या होता है? इनहेरिटेंस का मतलब ये है कि एक आपने क्लास बना दी, दूसरे क्लास ने इसको इनहेरिट कर लिया, इसकी प्रॉपर्टीज इसके पास आ गई। तो यहाँ पर जैसे 10 चीजें थी, उसने 10 चीजें इनहेरिट कर ली, अपनी 4 चीजें और लिख दी, तो इसे हम इनहेरिटेंस कहते हैं। यानी इसमें ये इसको कहेंगे सुपर क्लास, इसको कहेंगे सब क्लास, या इसको पेरेंट क्लास, इसको चाइल्ड क्लास, इस तरीके से कहते हैं। पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म includes the ability to use the same message to objects of different classes and have them behave differently। यानी कि आप क्या कर रहे हैं कि एक इंटरफेस दे रहे हैं और उसमें ऑब्जेक्ट एक ही इनपुट के लिए अलग अलग तरीके से काम कर रहे हैं। यानी कि पॉलीमॉर्फिज्म मतलब ये होता है कि एक नाम बहुत सारे काम। इसको इंप्लीमेंट करने के लिए हम फंक्शन ओवरलोडिंग और ऑपरेटर ओवरलोडिंग लगाते हैं। तो पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब ये है कि एक ऐड फंक्शन है, इसके इनपुट के हिसाब से ये कभी ऐड कर देगा 2 वैल्यू को, 2 इंटीजर वैल्यू को, कभी ऐड कर देगा 2 फ्लोट वैल्यू को, इस तरीके से। ऑब्जेक्ट क्लास एसोसिएशन की बात करें तो इंटरएक्टिविटी, मल्टीप्लिसिटी, कितने आपस में ये एसोसिएटेड हैं, जिसमें आपकी एसोसिएशन आती है, जनरलाइजेशन आता है, आपका इस तरीके की चीज आती है। मैसेजेस की बात करें तो मैसेज का मतलब ये है कि किस तरीके से ऑब्जेक्ट आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कम्युनिकेट करेंगे। तो अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना है तो एक मैसेजिंग तकनीक होनी चाहिए, जिसे हम मैसेजेस कहते हैं। आप रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी को कंपेयर करिए, कॉन्ट्रास्ट करिए। रिलायबिलिटी एक प्रोबेबिलिटी है, अवेलेबिलिटी भी एक प्रोबेबिलिटी है। तो रिलायबिलिटी, पहले मैं आपको ये बताऊं कि इन दोनों में क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? ये कॉन्सेप्ट आया आपका हार्डवेयर से। हार्डवेयर में सबसे इंपॉर्टेंट होता है रिलायबिलिटी, कितना रिलायबल है आपका हार्डवेयर। तो रिलायबिलिटी एक ये प्रोबेबिलिटी है फेलियर फ्री ऑपरेशन की, आपके सॉफ्टवेयर की स्पेसिफाइड टाइम है, स्पेसिफाइड एनवायरनमेंट है, उसे हम कहते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर फ्री सिस्टम ऑपरेशन ओवर स्पेसिफाइड टाइम इन अ गिवन एनवायरनमेंट फॉर अ गिवन पर्पस इज कॉल्ड रिलायबिलिटी। अवेलेबिलिटी क्या होती है? ये भी प्रोबेबिलिटी होती है। प्रोबेबिलिटी ऑफ अ सिस्टम एट अ पॉइंट विल बी ऑपरेशनल, यानी कि क्या प्रोबेबिलिटी है कि सिस्टम ऑपरेशनल होगा किसी पॉइंट ऑफ टाइम में, और वो सर्विसेज डिलीवर करेगा, डिलीवर दी रिक्वेस्टेड सर्विसेज, उसे हम कहते हैं अवेलेबिलिटी। ये दोनों एट्रीब्यूट्स आप इसको क्वांटिटेटिवली बता सकते हैं। और इसके लिए मैं आपको बताऊं कि सबसे इंपॉर्टेंट होता है फेलियर फ्री ऑपरेशन। रिलायबिलिटी और अवेलेबिलिटी दोनों ही इस फेलियर से ही रिलेटेड है। हो सकता है कि आपकी लो रिलायबिलिटी हो लेकिन अवेलेबिलिटी अच्छी हो, अवेलेबिलिटी कम हो लेकिन रिलायबिलिटी अच्छी हो, ये भी हो सकता है। कैसे? मैं आपको बताता हूं कि रिलायबिलिटी जो होता है मीन टाइम टू फेलियर से नापा जाता है, MTTF, और अवेलेबिलिटी नापा जाता है MTTF बाय MTTF प्लस MTTR। इस नीचे वाले को हम MTBF भी कहते हैं, मीन टाइम बिटवीन फेलियर। तो मीन टाइम टू फेलियर यहाँ पर भी है, मीन टाइम टू रिपेयर, यानी कि यहाँ पर आपका फेलियर हुआ कितना, उसको कितना रिपेयर करने में टाइम लग रहा है, कितने देर में रिपेयर हो जा रहा है और कितनी देर तक वो काम कर रहा है। तो जितनी देर पे काम कर रहा है उन सबको जोड़ दीजिए तो आपका रिलायबिलिटी आ जाएगी। जितना समय उसको रिपेयर करने में लग गया, या फिर जिस समय वो रिपेयर होता रहा, अवेलेबल नहीं रहा, ओके, तो उसको से माइनस कर दीजिए, या फिर आप केवल उतना ले लीजिए जिस समय ये ऑपरेशनल रहा, उसे हम अवेलेबिलिटी कहते हैं। तो आपको ब्लैक बॉक्स टेस्ट सूट एक फंक्शन के लिए डिजाइन करना है जो चेक करता है कि जो स्ट्रिंग आ रही है 10 कैरेक्टर है, पैलिंड्रोम है कि नहीं। तो आपके टेस्ट केसेस कैसे बनेंगे? पहले आप ट्राई करेंगे इवन नंबर ऑफ कैरेक्टर से, ट्राई करेंगे ऑड नंबर ऑफ कैरेक्टर से, फिर जो मैक्सिमम लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है 10। नेगेटिव टेस्ट केसेस भी आप देखेंगे कि आप पहले एम्प्टी स्ट्रिंग ट्राई करेंगे, नंबर से ट्राई करेंगे क्योंकि ये तो शब्द है, नंबर से भी ट्राई करेंगे, फिर स्पेशल कैरेक्टर से ट्राई करेंगे। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी क्यों यूजफुल है प्रोग्राम टेस्ट में, और क्या सीक्वेंस टेस्टिंग का टेस्टेबिलिटी क्या है? साइक्लोमेटिक टेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी ये मेजर करती है अमाउंट ऑफ डिसीजन लॉजिक कितना है आपके एक सॉफ्टवेयर मॉड्यूल में। सॉफ्टवेयर मॉड्यूल की कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब ये है कि कितना कॉम्प्लेक्स आपका एक मॉड्यूल आपने बनाया हुआ है, यानी कि इससे ये पता चलता है कि कितने आपके टेस्ट होंगे। पहले तो ये टेस्ट बता देगा कितने टेस्ट होने हैं, आपको ये बता देगा कि कितने इंडिपेंडेंट पाथ है, रीजन है, प्रेडिकेट्स बता देगा, और हर एक फेज में सॉफ्टवेयर लाइफ साइकिल के इसको जरूर यूज किया जाता है। क्योंकि अगर आप डिजाइन में करेंगे और कॉम्प्लेक्सिटी को कम से कम रखेंगे,
रिलायबल, टेस्टेबल और मैनेजेबल होगा सॉफ्टवेयर। साइक्लोमेटिक कॉम्प्लेक्सिटी जो है E-n+2 से कंप्यूट होती है। इसमें क्या होता है कि पहले हम जो मॉड्यूल है उसका कंट्रोल फ्लो ग्राफ बनाते हैं, CFG बनाते हैं, उसमें जितने नोड्स होंगे, जितने एजेस होंगे उनको कंप्यूट करते हैं। तो एजेस ये हो गए, नोड्स ये हो गए, E-n+2 कर देंगे आप। इससे क्या मिलेगा आपको? E-n+2 करने से आपको कॉम्प्लेक्सिटी मिल जाएगी। 10 से कम कॉम्प्लेक्सिटी ये मान्य है। तो जो सीक्वेंस है टेस्टिंग का, उसमें यूनिट टेस्टिंग करते हैं। इसमें यूनिट टेस्टिंग में आप एक मॉड्यूल लेते हैं, उसको चेक करते हैं, यानी कि उसके लिए टेस्ट केस बनाते हैं कि वो ठीक से काम कर रहा है कि नहीं काम कर रहा है। और यूनिट टेस्टिंग हर एक यूनिट को आइसोलेशन में टेस्ट करते हैं। फिर इंटीग्रेशन टेस्टिंग होती है, यानी कि हम जो मॉड्यूल्स हैं उनको जोड़ते हैं एक एक करके किसी इंटीग्रेशन प्लान के तहत, और फिर देखते हैं प्रॉपर अब काम करेंगे नहीं कर रहे। एक को दूसरे से जोड़ा, फिर दूसरे को तीसरे से जोड़ा, या ऐसा हो सकता है कि हम कैटेगरी बांध लें कि ये दोनों एक कैटेगरी, ये दोनों एक कैटेगरी के, इन दोनों को पहले जोड़ें, इन दोनों को जोड़ें, फिर बाद में इनको जोड़ें। सिस्टम टेस्टिंग होती है उसके बाद कि हम चाहते हैं कि पूरा सिस्टम एज रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेक करें। तीन टाइप की इसमें मेन टेस्टिंग होती है। एक तो अल्फा है, बीटा है, और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग होती है। तो जो फाइनल होता है इसमें वैलिडेशन के लिए। अल्फा टेस्टिंग मतलब ये होता है ओवर द शोल्डर है, इसमें आपकी जगह पे आके जो ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए आपने बनाया है वो टेस्ट करेंगे वो लोग। बीटा टेस्टिंग का मतलब ये है कि आपने कुछ फ्रेंडली कस्टमर को दे दिया, वो टेस्ट कर रहे हैं इसको। एक्सेप्टेंस टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि अब यूजर उसे चेक करेगा एक्सेप्टेंस के लिए कि साहब ये मैं एक्सेप्ट करूँ कि नहीं करूँ। सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी, क्योंकि अभी कॉम्प्लेक्सिटी की बात हो रही है, जितनी कम कॉम्प्लेक्सिटी होगी उतना ज्यादा मेंटेनेबल होगा सॉफ्टवेयर आपका, उतना ज्यादा टेस्टेबल होगा। तो अभी क्वेश्चन में पूछा गया कि टेस्टेबिलिटी में कैसे आता है। सॉफ्टवेयर टेस्टेबिलिटी ये क्या चीज है? ये एक डिग्री है टू विच अ सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट, चाहे सॉफ्टवेयर सिस्टम हो, सॉफ्टवेयर मॉड्यूल हो, रिक्वायरमेंट हो या डिजाइन डॉक्यूमेंट है, किस तरीके से कितनी डिग्रीज में जो सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट है वो सपोर्ट करते हैं टेस्टिंग को। तो टेस्टिंग कोई इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी नहीं है किसी सॉफ्टवेयर आर्टिफैक्ट की, और इसको आप डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते, बल्कि टेस्टेबिलिटी एक एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जो इस पर डिपेंड करती है कि सॉफ्टवेयर में कितनी इंडिपेंडेंसी है, इंटरडिपेंडेंसी है या इंडिपेंडेंसी है। तो जितनी ज्यादा आपकी चीजें इंटरडिपेंडेंट होगी उतनी टेस्टिंग मुश्किल होगी। अगर आपकी लोअर डिग्री है टेस्टेबिलिटी का, इसका मतलब ये है कि आपका एफर्ट बहुत ज्यादा लगने वाला है। और एक्सट्रीम केस में टेस्टेबिलिटी अगर नहीं है तो आप बहुत ही मुश्किल हो जाएगा कि आप टेस्ट कर सकें अपने अलग अलग पार्ट को। आपको बताना है कि स्टैटिक और डायनेमिक टेस्ट टूल कौन कौन से होते हैं। हम ये डायनेमिक टेस्टिंग टूल देख चुके हैं, आप स्टैटिक और डायनेमिक भी देखते हैं हम लोग। तो मैं फिर से बताता हूं आपको स्टैटिक और डायनेमिक टेस्टिंग टूल्स क्या होते हैं। स्टैटिक मतलब ये होता है कि आप अपना सॉफ्टवेयर लीजिए, प्रोग्राम लीजिए और उसको टूल में पास कर दीजिए, वो इसको रन नहीं करेगा, यू विल नॉट एग्जीक्यूट इट, यानी कि किसी एक रूल के तहत आपकी प्रॉब्लम्स को निकाल के सामने रख देगा, देखिए साहब इसमें ये प्रॉब्लम। और डायनेमिक टेस्टिंग का टूल का मतलब ये है कि आप एक्चुअल प्रोग्राम को रन करेंगे, यानी कि यहाँ एक्चुअल एग्जीक्यूशन होगा। जैसे आप IDE में रन करते हैं ना अपने प्रोग्राम को, वैसे इसमें रन होगा। जैसे स्टैटिक टेस्टिंग टूल के बारे में बात करें तो स्टैटिक एनालाइजर है, कोड इंस्पेक्टर है, स्टैंडर्ड एनफोर्सेस है। तो ये स्टैटिक एनालाइजर क्या करता है, ये जो प्री कंप्यूटेड डेटाबेस डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन है जो सोर्स टेक्स्ट से आती है उसको उठाएगा, और जो इसका आइडिया है वो ये है कि जो क्लेम्स आपने किए हैं, जो चीजें आपको करनी थी और आपने नहीं किए हैं, उसको ये सामने ला के रख देगा आपके। कोड इंस्पेक्टर का मतलब ये है कि ये जो स्टैंडर्ड आपने तय किया हुआ है, अगर उस स्टैंडर्ड को आपने फॉलो नहीं किया तो उस स्टैंडर्ड के हिसाब से जो भी रूल्स बनते हैं वो ये आपके सामने ला के रख देगा, देखिए साहब ये आपने गड़बड़ किया है। स्टैंडर्ड इन्फोर्सेस का मतलब ये है, अभी यहाँ पर कोड इंस्पेक्टर जैसे हमने देखा ये उसी टूल की तरह है, कोड इंस्पेक्टर की तरह, लेकिन यहाँ पर ये है कि थोड़ा सा ये रूल्स थोड़े सिंपलर हैं। और मेन डिस्ट्रीब्यूशन ये है इसमें फुल ब्लोन स्टैटिक एनालाइजर। फुल ब्लोन स्टैटिक एनालाइजर पूरे प्रोग्राम में देखता है, जबकि स्टैंडर्ड एनफोर्सर केवल एक सिंगल स्टेटमेंट में देखता है। ध्यान दीजिएगा, ये एक स्टैंडर्ड एनफोर्सर किसी एक स्टेटमेंट पे अगर आप कह देखिए साहब इस चीज को देख लीजिए, तो उसको स्टैंडर्ड एनफोर्सर करेगा, स्टैटिक एनालाइजर सबको देख लेगा। अब डायनेमिक टूल की बात करें तो कवरेज एनालाइजर है, आउटपुट कंपैरेटर्स है, टेस्ट डेटा जनरेटर्स है। ये कवरेज एनालाइजर में क्या होता है, कवरेज एनालाइजर में आप एग्जीक्यूशन वेरीफायर करते हैं, यानी कि इसका मतलब ये है कि आप एक्चुअल प्रोग्राम को रन कराएंगे और हर बार ये देखेंगे कि मेरा पाथ सही हुआ कि नहीं हुआ है। यानी कि अगर मैंने ये कर दिया इफ एल्स, मैं शायद पहले ही बता चुका हूँ, तो इसमें मान लीजिए कुछ कंडीशन है, इसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है, ये दो कंडीशन है इफ एल्स। मैं एक बार इफ को करूंगा, ऐसी कंडीशन दूंगा कि इफ चल जाए, एक ऐसी कंडीशन दूंगा कि एल्स चल जाए। तो एक बार ये, तो मैंने एक बार ये चेक कर लिया कि मैंने सब सारा कोड कवरेज कर लिया है। तो मैं चाहता हूं कि मेरा 100% सारी लाइनें मैं चेक करूं, जो कि पॉसिबल नहीं हो पाता है, लेकिन कवरेज एनालाइजर का काम ये है।
आउटपुट कंपेयर टेस्ट का मतलब ये है कि आप कंपेयर करते हैं आउटपुट को, जो आउटपुट से रिजल्ट आ रहा है, जो एक्चुअल आउटपुट आना चाहिए उससे कंपेयर करता है कि देखिए साहब आपके जो आना चाहिए उससे नहीं मेल नहीं खा रहा है। और खासतौर पर रिग्रेशन टेस्टिंग की तरफ के समय बड़ा काम आता है। टेस्ट डेटा जनरेटर का मतलब ये है कि थोड़ा सा डिफिकल्ट है। एक तो टेस्ट डेटा जनरेटर, एक टेस्ट केसेस जनरेटर भी होते हैं, उसमें बकायदा टेस्ट केसेस जनरेट हो जाएंगे, तो यहाँ पर आपको टेस्ट डेटा जनरेट करके दे देगा, ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। टेस्ट फाइल जनरेटर पूरी फाइल आपको बना के दे देगा कि जो आप टेस्ट कर सकते हैं, ये इसमें है। टेस्ट हार्नेस सिस्टम, टेस्ट आर्काइविंग सिस्टम। टेस्ट हार्नेस सिस्टम का ये है कि दिस इज द वन दैट बाउंड around the test object and that permits the easy modification and control of test input and output and provide for online measurement of coverage test coverage values। इसका मतलब ये है कि ये टेस्ट हार्नेसिंग कर रहा है। तो इसका मतलब ये होता है, मतलब ये आपको परमिट करेगा इजी मॉडिफिकेशन और कंट्रोल टेस्ट इनपुट और आउटपुट का, और साथ में एक ऑनलाइन मेजरमेंट भी देगा कि साहब आपने इतना कवरेज कर लिया है। तो ये बाउंड होता है टेस्ट ऑब्जेक्ट के अक्रॉस। टेस्ट आर्काइविंग सिस्टम का मतलब ये है कि ये इट विल कीप ट्रैक, यानी ये ट्रैक रखेगा कि कौन से टेस्ट हो गए हैं, क्या इसमें किस बेसिस पे आपने डॉक्यूमेंटेशन किया, उस हिसाब से क्या क्या हो गया है, क्या नहीं हुआ है, अगर डिफेक्ट आए तो कौन सा है, नहीं आए तो कौन सा है, ये टेस्ट आर्काइव करता है, ये टेस्ट आर्काइविंग सिस्टम। तो ये हमने कुछ और बात की क्वेश्चंस की, और हमने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के कुछ और क्वेश्चन देखे, आगे भी देखेंगे। बहुत शुक्रिया।